इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 अगस्त 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज, ये जो न्यूज है वो IR से रिलेटेड है और इस न्यूज को आप रिलेट कर सकते हो GS पेपर 2 से। इस आर्टिकल में बताया गया है कि अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर कंट्रीज किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हमारे PM ने पहले जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मर्केल, उनके साथ में डिस्कशन किया कि किस तरीके से हम अफगानिस्तान में जो टेररिज्म वाली प्रॉब्लम बढ़ रही है उसको कर्व कर सकते हैं। और उसके बाद में हमारे PM ने रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन के साथ डिस्कशन किया कि ये मेजर प्रॉब्लम है और हम सभी कंट्रीज को, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रसिया हो गया, इसके अलावा पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज और इंडिया चाहता है कि ईरान भी इसमें कंट्रीब्यूशन करे और इस टेररिज्म को खत्म करने की कोशिश करे। वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, पीसफुल गवर्नमेंट आए, लोगों के जो राइट्स हैं वो सेव हों, इन सब के बारे में डिस्कशन किया गया। उसके बाद में हमारे जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनकी डिस्कशन होता है। अजीत डोवाल इस मीटिंग को लीड करते हैं और इस डिस्कशन में ये बात आती है कि बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स ना सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि उसके रीजनल एरियाज में, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, हेल्थ सेफ्टी हो गया, ये मेजर प्रॉब्लम्स है और इन सब के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। उन्होंने ये भी माना कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो इससे एक मेजर इशू सामने आएगा और इसके अलावा जो ड्रग्स का इलीगल ट्रेड होगा वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होएगा। इसकी वजह से जो अदर कंट्रीज हैं उनकी भी जो पीस और स्टेबिलिटी है वो भी वायलेट होगी। इसके लिए क्या करना है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट हो। हर गवर्नमेंट जो है वो एक लॉ के अकॉर्डिंग चलती है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पर वर्क करे, लोगों के राइट्स को जब सेव करेगी तो वहाँ से जो रिफ्यूजीज हैं वो अदर एरियाज में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से जो अदर कंट्रीज है उसके ऊपर भी बर्डन कम क्रिएट होगा। नेक्स्ट डिस्कशन किया गया UNHRC में। UNHRC यहाँ देखिए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उसमें हमारे इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंदिरा मनी पांडे, उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान में जो स्टेबिलिटी है, जो अफगानिस्तान में जो स्टेबिलिटी जो आएगी वो ही वहाँ पर पीस और सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवा पाएगी और इसकी वजह से जो रीजन एरिया है वहाँ का उसमें भी पीस और स्टेबिलिटी आएगी। उन्होंने बोला कि इंडिया हमेशा से ये होप व्यक्त करता है कि इस एरिया में स्टेबिलिटी आए, इसके जो भी नेबर्स कंट्रीज हैं जिनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा जो इंदिरा मनी पांडे, उन्होंने बोला कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे, मोहम्मद जैसे टेररिज्म ग्रुप है वो एक तरीके से इस चीज़ से खुश हो रहे हैं कि टेररिस्ट का कहीं पर रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ रहा है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में। जो वीमेन राइट्स हैं, यूथ राइट्स हैं, चाइल्ड राइट्स हैं, इन सब के बारे में भी बोला गया कि माइनॉरिटीज़ की जो राइट्स हैं उनके ऊपर भी वो डिस्कशन होना चाहिए। क्योंकि अभी हमने 1-2 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि हज़ारा जो वहाँ पर कम्युनिटी है वो सिया कम्युनिटी से बिलोंग करती है और जो सुन्नी कम्युनिटीज़ के मुस्लिम है वो वहाँ मेजोरिटी में है और वो इसको मुस्लिम कम्युनिटी नहीं मानते। इसलिए वहाँ पर लंबे समय से, पहले भी तालिबान का जब यहाँ पर रूल रहा तो वीमेन के खिलाफ में, चिल्ड्रन और इस तरीके की जो माइनॉरिटी में कम्युनिटीज़ थी उनके खिलाफ में काफ़ी इश्यूज देखने को मिले। तो ये जो इश्यूज हैं वो दोबारा देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके की जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है उनको भी स्टेबल करने की आवश्यकता है। अब इस आर्टिकल में ब्रिक्स और UNHCR ये न्यूज़ में है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक फैक्ट देखेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्रिक्स एंड UNHRC, अगर आप ब्रिक्स की बात करोगे तो ब्रिक्स जो है पूरे वर्ल्ड में जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जिनमें से इमर्जिंग इकोनॉमीज में आप देख सकते हो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है ना, इमर्जिंग कंट्रीज हैं, इनका जो ग्रुप है उसका एक्रोनिम बनाता है ब्रिक्स। मतलब इन कंट्रीज का जो शुरुआती लेटर है उससे मिलकर के ये ब्रिक्स बना है। जो ब्रिक्स है इसको शुरुआती, ये जो ब्रिक्स टर्म है ना, सबसे पहले इसको यूज़ किया गया था 2001 में। एक इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नेल ने 2001 में इस टर्म को यूज़ किया था और उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के लिए।
सबसे पहले 2009 में इसकी ब्रिक्स की मीटिंग होती है 2009 में, और इसमें 4 कंट्री रहते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2010 में इसको साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है, और फिर ये शुरुआत में रहता है ब्रिक और 2010 में बन जाता है ब्रिक्स। तो ये ब्रिक्स की हिस्ट्री थी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले जो इसकी मीटिंग हुई 2009 में वो रशियन फेडरेशन में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। और 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है UNHRC। जो UNHRC है इसको 1950 में बनाया गया था, 1950 में इसको क्रिएट किया गया था, और इसका मेजर काम ये था कि यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जिनसे उनके घर छूट गए हैं, मतलब एक तरीके से रिफ्यूजी के रूप में, तो उन मिलियंस ऑफ यूरोपियंस की हेल्प करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है, उसी तरीके से जहां अफगानिस्तान की अभी हमने बात की, अफगानिस्तान भी एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री वो होती है जो चारों तरफ से किसी मेजर वाटर बॉडीज से, मतलब उसकी बॉर्डर शेयर नहीं होती, और चारों तरफ से सिर्फ लैंड एरिया से ही घिरी हुई होती है, मतलब डायरेक्ट इसकी जो लैंड है वो किसी मेजर वाटर बॉडीज में ओपन नहीं होती, ये ध्यान में रखना है। UNHCR की अगर आप बात करोगे तो ये एक UN रिफ्यूजी एजेंसी है, UN रिफ्यूजी एजेंसी है, और इसका मेजर काम ये है कि ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है, जो लाइव्स हैं उनको सेव करने के लिए, लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए वर्क करता है। वो सारे लोग जो स्टेटलेस पीपल हैं और उन कम्युनिटीज़ जिनको डिस्प्लेस्ड कर दिया गया है, उनको एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करने में UNHRC वर्क करती है। तो ये दो टर्म जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, और ये अफगानिस्तान के बारे में हमने ये देखा कि हर एरिया, हर कंट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ सके। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ देखिए, देखो दिल्ली जल बोर्ड जो है वो पिछले 6 साल से यहाँ पर ऑडिट नहीं हो पाया है, तो उसको लेकर के ही दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई कि इसके लिए वर्क किया जाए। जो कैग है वो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन का, इस तरीके के इंस्टीट्यूशन का परमानेंट टाइम टू टाइम ऑडिट करे, ताकि अगर यहाँ पर कोई करप्शन हो रहा है या कोई भी लीकेज हो रहा है तो उन सब के बारे में क्लियरिटी आ सके। नेक्स्ट न्यूज देखो, 2007 से अब तक दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है, 2007 से 2021 से कंपैरिजन करें तो 2021 में ही 2007 के बाद में बहुत ही हैवी रेन हुई। हैवी रेन होने की वजह से दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या आई, तो वहाँ के CM ने बोला कि जल्द ही ड्रेनेज मास्टर प्लान जो है उसके लिए वर्क किया जा रहा है, ताकि इस तरीके की जो समस्या है वाटर लॉगिंग की समस्या वो दोबारा से इस सिटी को ना रोक सके। ये जो प्लान है उसको IIT दिल्ली के द्वारा असेस किया जा रहा है, मतलब उसको प्रिपेयर किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। दिल्ली में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, कमीशन बनाया गया था 2012 में, वहाँ की CM थी शीला दीक्षित। उसके बाद में इस ड्राफ्ट रिपोर्ट आई 2016 में और फाइनल रिपोर्ट आई 2018 में, और अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए, इस मास्टर प्लान प्रोजेक्ट के लिए वर्क नहीं हो पाया है। नेक्स्ट न्यूज देखो, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स को टाइम टू टाइम सोल्व नहीं किया जाता है तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। 2016 में हरियाणा एक नोटिफिकेशन जारी करता है और उसमें बोलता है कि अगर आपको OBC में डाइवर्सिफिकेशन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है क्रीमिलियर एंड नॉन क्रीमिलियर में, तो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है, मतलब आपकी जो इनकम है उसके आधार पर आप डिवाइड कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया इनके नोटिफिकेशन को और बोला है कि आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर क्रीमिलियर एंड नॉन क्रीमिलियर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसके अलावा, इकोनॉमी के अलावा सोशल एरिया, एजुकेशन एरिया, ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पर डिसाइड किया जाता है। हरियाणा ने ये बोला था 3 से 6 लाख की जिनकी इनकम है उनको सबसे पहले OBC कोटा में शामिल किया जाएगा, नॉन क्रीमिलियर में, और जिनकी 6 लाख से ज़्यादा पेमेंट है, मतलब पहले 0 से 3 लाख वालों को और फिर 3 से 6 लाख वालों को, जिनकी 6 लाख से ज़्यादा है उनको क्रीमिलियर में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि 1992 में जो इंदिरा साहनी रिजल्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, ये उस चीज़ को, हरियाणा का जो नोटिफिकेशन है ना, वो इस चीज़ को वायलेट करता है।
इसी तरीके का आपको ये देखने को मिला होगा, अभी थोड़े दिन पहले जब हम न्यूज़पेपर देखो रेगुलर डिस्कशन करते हैं, रेगुलर आप न्यूज़पेपर अगर स्टडी करते हो तो बहुत सारे पॉइंट्स पे आपकी क्लियरिटी होने लग जाती है। थोड़े दिन पहले आपने देखा कि आईटी एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसको नलीफाई कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का जो नलीफाई करने का जो ऑर्डर आया, उसके बाद में भी ये माना गया कि बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहां पर अभी भी उस एक्ट के अंडर एफआईआर दर्ज हो रही थी। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं? ये चीज़ें ये बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है उसको लेकर के सभी को अवेयरनेस होनी चाहिए। और अवेयरनेस जब आती है जब हम इन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, जब हमें पता होता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज एक्सप्लेन पेज से है और एक टर्म न्यूज में है प्रेजेंट टाइम में, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये टर्म क्या है? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस साल के बजट में ये बात घोषणा की थी कि हमारे जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को हम लीज पर देंगे और उस लीज से जो हमें पैसा मिलेगा उस पैसे को हम यूज़ करेंगे आने वाले समय में फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और इसीलिए गवर्नमेंट ने कोशिश की है, गवर्नमेंट ने बोला है कि 6 लाख करोड़ अगले आने वाले 4 साल में जुटाए जाएंगे और इस पैसे को यूज किया जाएगा कंट्री में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए। अब इसमें क्या करेंगी जो गवर्नमेंट है, उसने बोला है मोनेटाइजेशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट के जो भी ऐसे प्रोजेक्ट जिनका कंप्लीटली यूटिलाइजेशन ना हो सका है, गवर्नमेंट उनको प्राइवेट सेक्टर को देगी। इनको सिर्फ इनकी जो ओनरशिप, ये जो प्रोजेक्ट है इनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, लेकिन इनके जो कुछ राइट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे, इनसे पैसा उठाया जाएगा और उसका यूज कहीं और किया जाएगा। शुरुआती समय में रोड, रेलवेज और पावर सेक्टर जो है वो इसमें मोनेटाइजेशन करने की शुरुआत चल रही है। अब देखो ये टर्म जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है इसको आप समझिए। 2 प्रोजेक्ट होते हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें शुरुआत होने वाली है। मान लो आपको एक घर बनाना है, अब आप एक घर बनाना चाह रहे हो तो वो हो गया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, मतलब पहले से वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है कि पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो आपने पहले घर बनाया हुआ है उसको आप रीमॉडल्ड करना चाहते हो, उसमें चेंज करना चाहते हो, तो वो हो गया ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। मतलब पहले से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो इसी तरीके के ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट गवर्नमेंट सौंपेगी प्राइवेट सेक्टर को और उस पैसे का यूज करेगी फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि देखो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ओनरशिप तो गवर्नमेंट के पास रहे और सिर्फ कुछ राइट्स दिए जाएं। अब यही मेजर इशू सामने आ रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर को आपको अट्रैक्ट करने के लिए जब तक आप उनको ओनरशिप नहीं देंगे, प्राइवेट सेक्टर इस तरीके की चीज़ों में अट्रैक्शन दिखा ही नहीं रहा है। अभी कुछ समय पहले ही जो हमारी इंडियन रेलवेज हैं उन्होंने कुछ ऑक्शन बोला था कि प्राइवेट सेक्टर आए और इसमें इन्वेस्ट करे रेलवेज में, लेकिन बहुत कम प्राइवेट सेक्टर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि इंडियन रेलवेज ये चाहती है कि जो पूरी की पूरी ओनरशिप हमारे रहे, डिस्प्यूट रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करे, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर आए, पैसा दे, रेलवेज को बेहतरीन बनाए और सिर्फ चला जाए। तो ऐसा नहीं होगा। आपको जब तक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म को एक बिल्कुल क्लियर विजन नहीं देना पड़ेगा और जब तक आप जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ में प्रॉफिटेबल, उनको लगेगा नहीं प्राइवेट सेक्टर को कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, तब तक प्राइवेट सेक्टर इन चीज़ों में अट्रैक्शन नहीं दिखाने वाला है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट को सोल्व करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज है स्वरूप, द स्वरूप ऑफ सिख होली बुक। ये वर्ड आप काफ़ी सुन रहे होंगे। अफगानिस्तान से सिख कम्युनिटी के लोग हमारे इंडिया में आ रहे हैं और हमने देखा कि हमारे जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने पे अपने सिर के ऊपर इस तरीके का कुछ रखा हुआ था। ये क्या है कि सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानते हैं। उनका ये मानना है कि जो 10 गुरु हमारे हुए वो उनका शरीर अलग था लेकिन वो आत्मा सेम थी, और जो उनकी आत्मा है उसका ओरिजिन हुआ गुरु ग्रंथ साहिब से। इसलिए वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना लिविंग डॉक्यूमेंट मानते हैं, अपना लिविंग गुरु मानते हैं, इसलिए वो उनको सर पर रख करके लेके आते हैं। इस तरीके के स्वरूप 13 स्वरूप हैं
अफगानिस्तान में, जिनमें से कुछ स्वरूप को इंडिया में लाया गया है और बचे हुए को भी जल्दी वहाँ से निकाला जाएगा। मेजर प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ समय पहले वहाँ का जो गुरुद्वारा है उसको तोड़ दिया गया था, उसके ऊपर अटैक हुआ था। तब ये लगा कि उनका जो भी फीलिंग्स है, जो भी उनकी ट्रेडिशन है, उनको नहीं संभाला जाएगा। इसीलिए वो जो लोग, जो सिख कम्युनिटी के लोग वहाँ से इंडिया आ रहे हैं, तो साथ में इस तरीके की जो स्वरूप हैं गुरु ग्रंथ साहिब का, वो भी लेकर के आ रहे हैं। स्वरूप इज ए फिजिकल कॉपी ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, ऑल्सो कॉल्ड बीर इन पंजाबी। ओके, अब देखो ये जो वर्ड है, इसको लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज स्वरूप। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्वरूप एंड व्हाट इज बीर। एवरी बीर जो है उसमें 1430 पेजेज हैं, और ये जो 1430 पेजेज हैं इनको रेफर टू एज अंग। द वर्सेज ऑन एवरी पेज रिमेन द सेम। सभी जो पेजेज हैं उनमें सेम वर्सेज हैं। देखो ये माना जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो एक लिविंग गुरु है, और इसको जो इसकी कम्युनिटी के लोग हैं वो इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो मानते हैं कि उनके 10 के 10 जो गुरु हैं उनका शरीर अलग था लेकिन आत्मा एक थी। और देखो जो 5th सिख गुरु मास्टर थे गुरु अर्जन सिंह, उन्होंने कंपाइल्ड किया था फर्स्ट बीर को, गुरु ग्रंथ साहिब के फर्स्ट बीर को 1604 में, और उन्होंने इसको गोल्डन टेम्पल अमृतसर में रखा था। बाद में जो 10th गुरु मास्टर हैं गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने कुछ वर्सेज इसमें एडेड किए 9th मास्टर के, मतलब 9th जो उनके गुरु थे उनकी कुछ वर्सेज थी, उनको 10th गुरु ने इसमें इंसर्ट किया था। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1708 में इट वाज इन 708 दैट गुरु गोविंद सिंह डिक्लेयर्ड द गुरु ग्रंथ साहिब द लिविंग गुरु ऑफ द सिख। 10वें गुरु ने बोला कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो लिविंग गुरु है सिख कम्युनिटी का। गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें बहुत सारे हिम हैं, मतलब भजन हैं, जो सिख गुरु के द्वारा, 6 सिख गुरुओं के द्वारा, 15 सेंट्स के द्वारा, जिसमें भगत कबीर, भगत रविदास, शेख फरीद, भगत नामदेव, 11 भारत बालदेव्स एंड 4 सिक्स। द वर्सेज आर कंपोज्ड इन 31 राग्स। ठीक है, ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। इस चीज़ से आपको पता है क्या लग रहा है? देखो इसमें संत कबीर भी था, संत रविदास भी था, शेख फरीद भी था। इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हर कम्युनिटी की जो अच्छी टीचिंग्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, इसके अलावा 4 6 मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो होली संट्स थे उन्हीं की बात, जो भी अगर नॉर्मल पर्सन ने भी कुछ अच्छी बात बोली है तो वो भी इसमें इंक्लूड की गई है। ये गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे अलग बनाता है। ओके, अब इसको किस तरीके से कैरी किया जाता है, इसमें माना जाता है कि जो भी इसको सर के ऊपर कैरी करता है वो नंगे पाँव होता है, और जो भी इसके सामने आता है वो भी अपनी पाँव जो है नंगे कर लेता है, मतलब अपनी चप्पलें जो हैं, स्लीपर्स जो हैं वो निकाल देता है, रिमूव कर देता है। ये इतना रिस्पेक्ट है मतलब उनका गुरु ग्रंथ साहिब के लिए। देखो मैं तो ये मानती हूँ कि जिस तरीके से सिख कम्युनिटी अपने गुरु ग्रंथ साहिब की रिस्पेक्ट करते हैं, सेम तरीके से हमारे इंडिया में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना। लिविंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? ऐसा डॉक्यूमेंट जो समय के साथ में इंक्रीज होता है। लिविंग का यही तो अर्थ होता है ना भाई, हम लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, लिविंग मतलब ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे उसमें समय के साथ में ग्रोथ होती है, उसमें डेवलपमेंट होता है, ये सब कुछ हमारे अंदर है। सेम इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा, इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमेशा से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और अब तक इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। जुडिशियल ने बहुत सारे अपने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी तो समय के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, तो वो भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो हमें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेम तरीके से इतनी ही रिस्पेक्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। और रिस्पेक्ट जब दी जाएगी जब जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के एक अवेयरनेस क्रिएट होगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी एजुकेशन में इंसर्ट किया जाना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, उसको पढ़ाया जाना चाहिए, अच्छे से बताया जाना चाहिए कि सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है। आपके हर लिमिटेशंस, आपके हर राइट्स, आप जो चाहो
देखो सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ बता रखा है, लेकिन लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है। तो अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, एज ए रिस्पेक्टेड, मतलब हर कम्युनिटी जो है वो ना सिर्फ अपनी जो भी होली बुक है उसको फॉलो करे, उसके साथ में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी सेम उसी तरीके से रिस्पेक्ट दे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।